एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। सो देखिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि क्लास ना अब 8:05 पे ही शुरू होया करेगी। मेरा 7 से 8 एक कुछ और सेशन रहता है, 5 मिनट मुझे लग जाता है ऑन करने में सिस्टम उस्टम, ठीक है, 5 मिनट्स। मैं कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ 7 to 8, 8:05 से क्लास होगी कल। 5 मिनट का मुझे गुंजाइश चाहिए, दे सकते हो कि नहीं? ठीक है, ऑलराइट। सो प्लीज़ 8:05 AM एवरी मॉर्निंग। 5 मिनट डिले कर रहा हूँ मैं आपकी क्लास, वरना आप आओगे वेट करोगे। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत होता है, क्योंकि जब आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ते हो तो मन से पढ़ते नहीं हो, समझ में आता नहीं है कुछ, रट वट के 2-4 फार्मूले काम चलाते हो, है ना, बात बनती नहीं है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड। बट हमें कोऑर्डिनेट को बहुत डीप में भी नहीं जाना है, जो आपके एग्ज़ाम का स्कोप है वहीं तक ही रहना है, और अच्छे से। ठीक है, करेंगे भी ताकि आपका कोई सवाल छूटे भी ना। हाँ जी, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या सीखना है। सो देखिए, कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि लेटर से मैंने आपको ये बोला फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्लेन है। प्लेन का मतलब ये होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप मान लिया भारत देश में रहते हो। अब भारत देश में आप कहाँ रहते हो ये बताने के लिए हमें कई सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ती हैं। जैसे हमें बताना पड़ेगा, एक तो आपका नाम क्या है। जैसे मान लिया मैं आपको एक लेटर भेजना चाहता हूँ, कौन सा लेटर, ऐसे ही कोई भी लेटर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे आपकी क्या क्या जानकारी चाहिए? आपका नाम चाहिए, आपका हाउस नंबर चाहिए। क्या इससे आप तक लेटर पहुँचेगा? नहीं। हाउस नंबर के अलावा भी ये मुझे चाहिए, आपके में भी गांव का नाम चाहिए। गांव के बाद मुझे आपकी ब्लॉक तहसील का भी पता होना चाहिए, जिला पता होना चाहिए, पिन कोड पता होना चाहिए, राज्य पता होना चाहिए, तब जाके वो लेटर आप तक पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप फिक्स करते हो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन हम फिक्स कर देते हैं कि भैया ये लेटर यहां डिलीवर करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे पास एक प्लेन है, ये प्लेन का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे एक आपने देखा होगा पॉइंट, पॉइंट जानते हो आप, लाइन जानते हो, बहुत सारे जो पॉइंट और लाइन की जब हम बात करते हैं, प्लेन बेसिकली क्या होता है? जैसे आप ये देखो, ये एक प्लेन है, प्लेन है कि नहीं है? तो इस प्लेन में अगर मुझे कहना है कि भैया मेरे को ये वाला पॉइंट बताओ एग्जैक्टली कहां है, तो उंगली दिखा के बोलने का तरीका देखो वहां है, बट ऐसे बात नहीं बनेगी ना। उंगली जब आप दिखाओगे तो कई जगह पॉइंट आउट करेगा। तो मुझे एक प्लेन में, दिस इज अ प्लेन, वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है। ठीक है, प्लेन, सिंपली प्लेन का मतलब होता है तल। ठीक है, तो ये जो प्लेनर सरफेस है, इस प्लेनर सरफेस में मुझे मान लिया इस पॉइंट की लोकेशन फिक्स करनी है कि बिना कंफ्यूजन के आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट कहां है। तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। माई विलेज 12 किलोमीटर फ्रॉम योर विलेज, किससे बातें हो रही हैं आपकी राधे जी? ठीक, किससे बातें हो रही हैं आपकी? किससे मिलने का प्लान कर रहे हो आज? वैसे मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना ऑनलाइन 2014-15 में, तो मेरे जो शुरुआत के बैच के बच्चे थे ना, उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गहरे दोस्त बन गए आपस में, जो कि कभी मिले नहीं थे। अभी दे कीप ऑन टेलिंग सर सबसे अच्छे दोस्त हमारे उसी बैच के बच्चे हैं, मतलब ऑनलाइन, राइट? एंड दे नेवर मेट। 3-4 साल बाद जब भी वो कभी मिलते हैं तो वो मुझे फोटो खींच के भेजते हैं कि सर देखो आज मैं इससे पहली बार मिला हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो एनीवे, अब इस पॉइंट की लोकेशन मुझे फिक्स करनी है, तो कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसी सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूं ज्योग्राफी से,
राइट। सो जियोग्राफी में कितने लोगों को पता है, कुछ होता है लैटिट्यूड और कुछ होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश और देशांतर हिंदी में बोलते हैं। तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब होता है? जैसे लेट से मैंने कहा कि मेरे पास एक ये है हमारा, लेट से अगर मैंने आपका अर्थ ऐसे बनाया, लेट से आपको अगर अर्थ ऐसा थोड़ा ना होता है, आप रफली इमेजिन करो कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक लाइन ऐसे बनाई ये वाली, लेट मी मेक इट इन ए बेटर वे, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इक्वेटर है ना, ये आपका इक्वेटर हो गया, जिसका लैटिट्यूड क्या होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक। अब आपको पता है कि सिर्फ ये बोल देना कि मेरा शहर इक्वेटर पे है, ये काफी नहीं है फिक्स करने के लिए कि तुम्हारा शहर एग्जैक्टली कहां पर है। नो, यू कैन नॉट फिक्स इट। तब एक और सिस्टम यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ऐसे याद है कुछ ऐसा होता है लॉन्गिट्यूड। अब क्या होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है ये एक यूनिक पॉइंट होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में, 0 डिग्री यानी इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसमें मुझे जो फिक्स करके आपको बता दिया गया कि ये हमारा अल्टीट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो इस वाली लाइन पे अगर ये लॉन्गिट्यूड की मैं बात करता हूं, लेट से थोड़ी देर के लिए आप बोल दो कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, कुछ भी बोल देते हैं, लेट से 100 डिग्री ईस्ट फॉर एग्जांपल। तो 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड हो गया, फिर आपका एक लॉन्गिट्यूड हो गया 100 डिग्री ईस्ट। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो अर्थ पे एक यूनिक पॉइंट देगा। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे हम हर एक पॉइंट को एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से फिक्स कर सकते हैं। आपके फोन में अगर कंपास का ऐप है तो कंपास ऐप आप खोल के देखना मस्त, तुम जहां भी खड़े हो वहां कर वो आपको दिखा देता है कि आपका कितना डिग्री लैटिट्यूड है और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है, डेसिमल ओसिमल लगा के पूरा बताएगा एग्जैक्टली। सो एवरी प्लेस ऑन अर्थ can be specifically located by the help of latitude and longitude. It is also a type of representation of the point on the earth surface. So earth surface पे किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट करने के लिए भी एक सिस्टम है, वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम। इसी तरह से हम बात करते हैं 2D में यानी 2 डायमेंशनल में, और 3 डायमेंशनल में भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एवरी पॉसिबल पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। तो मैं उस पर मूव करता हूं और मैं इसको बोलूंगा कार्टीजियन सिस्टम, या फिर इसको हम बोलेंगे कार्टीजियन प्लेन। कार्टीजियन प्लेन का मतलब होता है कार्तीय तल हिंदी में, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कार्टीजियन प्लेन की, प्लेन शब्द ही यूज किया हमने, तो इसमें डिफाइन किया गया कि देखो एक हमने डायरेक्शन डिफाइन किया है एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और एक डायरेक्शन हमने डिफाइन किया है वाई एक्सिस। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, शुरू में हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एक पॉइंट को यूनिकली लोकेट करना है, हमारी प्रॉब्लम बस यही थी। अब हमने सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम इसमें कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लोकेट करने का अपना जो मर्जी आए आप यूज करो सिस्टम, but this is the most popular system used in the Cartesian plane, in Cartesian plane x axis और y axis, और हम ये बोलते हैं कि ये दोनों एक्सिस क्या है 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। अब आप कहोगे इससे कैसे हम किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट एज्यूम करके बताओ, ठीक है, ध्यान से देखना। और एक चीज और देखना, इस दिशा में हम बोलते हैं कि ये हमारा है पॉजिटिव एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये हमारा लेट से ओरिजिन है 0,0, और यहां पर ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब यहां पर जब आगे बढ़ोगे आप तो ये वैल्यू होगी 1, यहां होगा आपका 2, यहां होगा 3, ऐसे करके ये आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर इधर आप मूव करोगे 0,0 से तो ये -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ऐसे करके। अब आप कहोगे 0,0 क्या है, कल लिख दिया मैंने, कार्तीय कल, अरे यार तो कांडी हो गया था तब, सॉरी, फिर से आओ। 0,0 जो है इसका मतलब क्या है, देखो ये एक पॉइंट डिफाइन किया गया है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन।
ओरिजिन का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे, यानी एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है। इसको हम बोलते हैं ये 0,0 है। ये 0,0 क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। तो अभी मैं बात करूंगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, बट अभी हम ऐसे समझते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर आपने कहा कि यहां पर 1, यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 3, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यहां पर -1, यहां पर हो गया तुम्हारा -2, यहां हो गया -3, और ऐसे क्या हो गया डॉट डॉट डॉट। तो ये y में नेगेटिव, ये y में पॉजिटिव, ये x में पॉजिटिव, ये x में नेगेटिव। ऐसा कुछ आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका सबसे पहले जो नोटेशन होता है उसमें क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में डिनोट करने के लिए पहले हम यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर यहाँ हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं और ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये होता क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर P है तो कहते हैं ये जो वैल्यू है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू इसका वाई कोऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट आपका P हो गया। इसका क्या मतलब है समझते हैं। तो आप यहां देखोगे तो आप कहोगे जब इस प्लेन में आप कहीं भी रहोगे तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां जब जाओगे तो x निगेटिव है आपका और y क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर आपका दोनों निगेटिव होता है x y, और यहां पर आपका x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है। ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, nobody should have any problem till this point। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अब देखिए यहां ध्यान से, राइट, दिस इज x और y। देखिए क्लास में जो भी लोग बंगाली लिख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मैं बंगाली पढ़ भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं। ठीक है, अभी आपको मेरी सारी गुण और कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं है। ठीक है, मुझे उर्दू भी पढ़ना आता है, समझना आता है, बंगाली भी पढ़ना आता है, समझना आता है, मराठी भी आता है, थोड़ा बहुत कन्नड़ भी पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ। ठीक है, तो चालाकी नहीं करना मुझसे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? शैल आई गो अहेड? ऑलराइट, चले आगे। हाँ जी, फाइन, गुजराती भी आती है। ठीक है, मेरा शौक है, मैं पढ़ता रहता हूँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाओं की पिक्चरें देखता रहता हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें मुझसे। ठीक है, तो ये x, y हो गया। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ द पॉइंट इज हाउ आई कैन यूनिकली लोकेट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। लेट्स से आपने कहा कि मुझे एक पॉइंट चाहिए जो कि पॉइंट आपने बोला कि 1,1 है, मतलब आपने बोला कि मेरे को प्लॉट करके दिखाओ 1,1। तो x कोऑर्डिनेट 1 है तो आप पहले x में 1 की दूरी चलो, और y कोऑर्डिनेट आपका 1 है तो y में भी आप क्या चलोगे, 1 की दूरी चलोगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा यहां पर, ये होगा P1,1। ठीक है, इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए P1। तो ऐसे हो गया। फिर आपने कहा कि मेरे को एक पॉइंट चाहिए P2 जो कि है 2,4। कैसे करोगे? आप कहोगे देखो x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो आप यहाँ 2 जाओगे, y कोऑर्डिनेट आपका 4 है तो आप यहाँ जाओगे 4, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 4 के बराबर होगी। तो ये पॉइंट जो हो गया आपका, ये हो गया P2 2,4। ठीक है, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, लेट्स से यू सेड दैट माय पॉइंट इज हियर, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब ऐसे देख के आप बोल दोगे थर्ड कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों निगेटिव होंगे, बट एग्जैक्टली निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। मान लिया आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये वैल्यू -4 आई, तो आप कहोगे x कोऑर्डिनेट -4 है, और यहां परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया तो यहां पर जो वैल्यू आई इसका y कोऑर्डिनेट -4 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका -4, सो यहां पर कोई भी पॉइंट बना लो, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y पे परपेंडिकुलर डाल दो, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखो यहाँ कुछ और चीजें मुझे आपको बतानी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो यहां पर ये है ऐसे कुछ, ऑलराइट, कि ये पॉइंट है आपका 0,0, ठीक है। मैंने बोला कि एक कोई पॉइंट है P जिसका x और y कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया आपको x, y, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होगी, x होगी, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, y होगी। होगी कि नहीं होगी, x होगा और y होगा, क्लियर है। तो अब देखो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी √x² प्लस y², क्योंकि ये तो राइट एंगल होगा ना, Px, y है और इस पॉइंट को आपने O बोला है, तो OP की वैल्यू क्या होगी। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि ये OP क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी OP = x² प्लस y², वो भी स्क्वायर रूट में। एक चीज आप और अंडरस्टैंड करना यहां से, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए, वो ये होगा कि आपका पॉइंट अगर ऐसा कुछ भी हो +-x और +-y, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, कि x हो और y हो, दूसरा आपका पॉसिबिलिटी है -x हो और y हो, तीसरा है x और -y हो, और एक है आपका -x हो और -y हो। इन चारों पॉइंट की, ये चारों पॉइंट की जो दूरी है ओरिजिन से, सो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी आपकी, ओरिजिन से डिस्टेंस वो क्या होगी, दैट विल बी सेम, कोई अंतर नहीं आएगा ये 4 पॉइंट पर, ये होगी आपकी √x² प्लस y², ठीक है। आप पॉइंट चाहे यहां ले लो, चाहे आप ये पॉइंट उठा के यहां ले लो, चाहे ये पॉइंट आपका यहां ले लो, सबकी जो दूरी होगी वो क्या आएगी, वो दूरी आपके निकल के आएगी सिंपली x² प्लस y²। देखिए कभी भी अगर डिस्टेंस शब्द यूज किया जाएगा तो दैट इज सिंपली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ओके, ऑलराइट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम आपसे अगर पूछें कि मुझे 2 पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, तो ऐसा नहीं करोगे कि आप कहोगे मैं यहां जाऊंगा फिर ऐसे ऐसे गोते लगाऊंगा, ऐसे ऐसे घूमता रहूंगा फिर मैं यहां जाऊंगा, नो। इफ आई आस्क यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट इज सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस ही पूछते हैं। तो बेसिकली ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे हम, तो अगर हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया हमने x और y, ठीक है, लेट अस से, तो ये 4 कोऑर्डिनेट तो आपको सीधा सीधा दिख जाएंगे, बट ऐसे 4 नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। आपका ये जो पूरा सर्कल बनेगा ना यहां पर, इस सर्कल पर जो भी पॉइंट आपका आएगा उसका XY कोऑर्डिनेट अगर आप लेते हो, राइट, ये सारी कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको क्या देंगी, इक्वल डिस्टेंस बेसिकली। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए r बोल दूं तो आप कहोगे x² प्लस y² बराबर r²। जितने भी पॉइंट ऐसे होंगे वो एक सर्कल का पार्ट होंगे, जहां पर r उसका क्या होगा, रेडियस होगा, r क्या होगा, उसका रेडियस होगा। पर यहां मेरा कहने का मतलब कुछ अलग है, यहां मेरा मतलब यह है कि अगर मैंने पॉइंट दिया आपको 1,2, चाहे मैंने दिया -1,2, चाहे मैंने दिया आपको -1 -2, और चाहे मैंने दिया आपको +1 -2, इन चारों केसेस में जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, √1 + 4 √5 के बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू √5। क्लियर है कि नहीं, मेक सेंस। अब जरा मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, आप सभी लोग इसका आंसर करोगे क्विकली, कि मेरे पास एक पॉइंट है, लेट से मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 पॉइंट्स on XY plane, XY plane have magnitude of X coordinate is 4 and magnitude, sorry,
and magnitude of y coordinate is 4 और ले लो 3. Find area of figure enclosed by joining these 4 points. जरा देखो क्या है ये, व्हाट इज दिस केस. हाँ, वो सर्कल का एक क्वेश्चन है, बाद में सर्कल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो. ठीक है, सभी ऐसे दिखा दिया. तो आपने कहा कि देखो अगर x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 4 है और y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 3 है. मैग्नीट्यूड का मतलब जस्ट द डिस्टेंस. देखो कोऑर्डिनेट में एक खास बात क्या होती है, कोऑर्डिनेट में जो बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेट में और नॉर्मल ज्योमेट्री में, वो क्या अंतर है? वो अंतर ये है कि नॉर्मल ज्योमेट्री में हम बात करते हैं केवल पॉजिटिव डिस्टेंसेस की, ट्रायंगल की लेंथ 4. कोऑर्डिनेट में वो डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा कि मेरा x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 6 है, तो वो 6 इधर भी हो सकता है, वो 6 इधर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है. तो जब हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड 4 है, सो मैग्नीट्यूड अगर 4 है इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव 4 और निगेटिव 4 दोनों हो सकता है. यहां मैग्नीट्यूड 3 है मतलब पॉजिटिव 3 और निगेटिव 3 दोनों हो सकता है. तो अगर मैं ये चारों पॉइंट बनाऊं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखो कैसे बनेगा. आप कहोगे 4 जाओ और 3 जाओ, तो यहां ये बनेगा आपका 4,3. फिर अगर हम -4 गए होते तो ये बनता -4,3. फिर आपने कहा कि अगर हम इसको इधर लेके आते तो ये बनता 4,-3 और ये बनता -4,-3. ये चारों पॉसिबिलिटी हैं जहां पर x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 4 है और y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड क्या है, -3 है. अब इसको अगर आप ज्वाइन करोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है फिगर? यू विल गेट ए फिगर विच विल बी रेक्टेंगल. क्या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? तो आप कहोगे ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये जो दूरी आपकी आएगी ये आपकी दूरी है 8 के बराबर, 8. ये दूरी जो आएगी वो किसके बराबर है? ये दूरी आपकी 6 के बराबर है. तो ये रेक्टेंगल बना और इसका जो एरिया आने वाला है वो आएगा 8 × 6, यानी ये हो गया आपका 48. तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में फर्क बस सिर्फ इतना है कि वहां डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा यूज हुआ है, यहां पर डिस्टेंस विद डायरेक्शन यानी प्लस और माइनस का भी रोल आ जाता है. यही चीज कोऑर्डिनेट बन जाती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं, धीरे धीरे करके शुरुआत कर रहे हैं. अब देखो मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और आपको बताना है. मैंने आपसे यहां बोला कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस will have y coordinate zero. What is the meaning of this? देखिए अगर कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पे ही है, जैसे ये पॉइंट है आपका, इसको मैंने बोला P1, यहां पर ये पॉइंट है जिसको मैंने बोला P2, यहां पर ये पॉइंट है जिसको मैंने बोला P3. अब इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखो, या फिर आपने यहां पर एक पॉइंट लिया, ये है आपका P4, यहां पर एक पॉइंट लिया, इसको मैंने बोला P5. सो अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पे होगा तो मतलब आपने y में डिस्टेंस कवर नहीं की अभी. पॉइंट ऑन द x एक्सिस का मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट x एक्सिस पे है, तो मतलब इस लाइन पे है. और अगर वो इस लाइन पे है तो यहां पर जो पॉइंट है 0,0 जो कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, x भी 0 और y भी 0, अगर आप खाली x एक्सिस की दिशा में ही आगे बढ़ते जाओगे तो y एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 0 ही रहेगा. इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल हैव y कोऑर्डिनेट एट 0. तो वो पॉइंट जो P होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0. दैट पॉइंट विल हैव y कोऑर्डिनेट 0. तो उसका अगर आपको लिखना है तो आप कहोगे x, 0. x, 0 का मतलब है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस पर है. ओके, क्लियर है? सिमिलरली एक चीज आपको और भी समझनी है, वो ये है कि एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस
any point on y axis will have x coordinate 0, will have x coordinate 0। तो वो पॉइंट जो है आपका, मैं क्यू पॉइंट बोलूंगा तो वो होगा आपका 0, y। तो अगर मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स बनाता हूं, उसको आप बहुत ध्यान से देखें। मैं यहां से कह सकता हूं कि एक पॉइंट है मेरा Q1, एक पॉइंट है मेरा Q2, एक पॉइंट है मेरा Q3। तो मैं जो बढ़ रहा हूं मैं y एक्सिस पर ही चल रहा हूं। अगर मैं y एक्सिस पर ही चलता जा रहा हूं तो मेरा जो x कोऑर्डिनेट है इसका, वो तो भैया शून्य ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। द x कोऑर्डिनेट विल बी शून्य। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोऑर्डिनेट x, 0 है तो p पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, और अगर कोई पॉइंट q है जो 0, y है, जिसका x कोऑर्डिनेट है ही नहीं है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका ऐसे। अब देखिए, अभी मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, बस समझाऊंगा अभी आपको, बाकी आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं और आपको बताना है, सोचना है और बताना है, जो भी अभी आपने पिछला डिस्कशन किया है उसके बाद। इन XY कार्टेशियन प्लेन x is equal to 0 represents जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है उन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। अगर मैंने बोला कार्टेशियन प्लेन में x बराबर 0 है, देखो अलजेब्रा में जब आप बोलते हो x बराबर 0 है तो आप क्या कहते हो कि x एक वेरिएबल है जिसका मान 0 है। ओके, x एक वेरिएबल है जिसका मान क्या है, 0 है। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में अगर x बराबर 0 है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं, या एक पॉइंट या एक लाइन, या आपको मालूम ही नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आपने कभी ऐसी लाइन की इक्वेशन देखी, x बराबर 0? देखा है क्या कभी x बराबर 0? यार ये तो बिल्कुल होगा कि एक x है उसकी वैल्यू 0 है। अलजेब्रा में आपने नहीं पढ़ा कि x की वैल्यू 0 होगी तो x क्या है, x एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 हो गई। बट कार्टेशियन सिस्टम में कहां पर x बराबर 0 है? अब देखो ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आपको कोई बोले कि x बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही कहीं भी, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा कि तुम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, सो यू जस्ट सी x बराबर 0 का मतलब हो गया कि x कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट 0 कहां कहां होता है, y एक्सिस के हर पॉइंट पर। y एक्सिस खुद एक लाइन है, तो इसके लिए इसका करेक्ट उत्तर क्या है, y एक्सिस। और यहां पर आप आगे नोट में लिखिए कि x बराबर 0 रिप्रेजेंट्स a line that is y axis। क्वेश्चन आ सकता है कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो आप कहोगे x बराबर 0, है ना। x बराबर 0 इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज नथिंग बट y एक्सिस। अच्छा, अब सेम चीज को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूं और मैंने यही आपको बोल दिया, मान लिया कि आपका अगर x बराबर 0 ना हो के y बराबर 0 है
तो y बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आंसर यहां भी वही है। y बराबर 0 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका x एक्सिस। y बराबर 0 विल रिप्रेजेंट ए लाइन, इट्स नॉट ए पॉइंट, इट विल रिप्रेजेंट ए लाइन दैट इज x एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, समझ में आया? अब देखिए मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं। अभी मैंने लाइन पढ़ाना शुरू नहीं किया है, बट मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ऑलराइट। किसी किसी क्लास में ये बातें पहले नहीं बताता हूं, जब लाइन पढ़ाता हूं तभी बताता हूं, पर किसी किसी क्लास में पहले बता देता हूं। डिपेंड करता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो कितना समझ रहे हैं। मैं समझ जाता हूं आपके चैट से, और आपके साथ तो मैंने काफ़ी दिन बिता लिया है, तो मैं आपकी भावनाएं समझ गया हूं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लाइन के बारे में पहले ही बताना शुरू कर दिया। ठीक है, जितना अभी बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि x बराबर 5 इन XY प्लेन, x बराबर 5 represents a point, B a line, parallel to x axis, a line parallel to y axis, D none of the above. Tell me. Yes, equation of y axis is x बराबर 0. तो जरा ये बताओ कि x बराबर 5, जैसे अभी आपने x बराबर 0 को तो बोल दिया कि ये y एक्सिस है, पर क्या x बराबर 5 भी आपका एक लाइन है, या फिर ये पॉइंट है, या फिर ये नन ऑफ द एबव है? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या सही है, जल्दी, क्विक, टेल मी द आंसर। ओके, सो दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अंडरस्टैंड दिस नाउ। हाउ टू अंडरस्टैंड इन ए कार्टेशियन प्लेन? x बराबर 5 को जरा विजुलाइज करो। x बराबर 5 का मतलब ये हो गया कि तुमने x कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया। अगर तुमने x कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया है तो वो x की दिशा में लेफ्ट राइट भाग नहीं पा रहा है, पर तुमने y कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं किया है तो वो y कोऑर्डिनेट की दिशा में ऊपर नीचे जितना चाहे उतना भागे। तो ये एक लाइन है जिसका x मूवमेंट 0 है, पूरा मूवमेंट y की तरफ है। तो ये लाइन, बट इट इज नॉट ऑन द y एक्सिस, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस बाय द वे, क्योंकि x की दिशा में इसका मूवमेंट नहीं संभव है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है 5,0। ठीक है, ये पॉइंट है आपका 5,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है यहां पर इस लाइन पे, x एक्सिस पे x 5 है। आपको क्या करना है, आपके पास क्या मूवमेंट की गुंजाइश है? आप x को हमेशा अगर 5 रखना चाहते हो तो आप y की दिशा में कितना भी ऊपर नीचे जाओ, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट ही बदलेगा, x नहीं बदलेगा। तो ये जो लाइन आपके सामने बनी हुई है, ये वाली लाइन हरी वाली, ऐसे नीचे तक बढ़ा दो, ऐसे ऊपर तक चले जाओगे, तो ये है तुम्हारा x बराबर 5। तो ये जो लाइन है ये इस y एक्सिस के पैरेलल है। x बराबर 5 विल बी ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड द x कोऑर्डिनेट विल बी 5। जितने भी पॉइंट इस पे होंगे इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा। सो ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x बराबर 5 ही नहीं, x बराबर a। तो मैं अब इसको थोड़ा जनरलाइज अगर करूं और मैं बोलूं कि मेरे को x बराबर -5 की बात करूं, ठीक है, सेम डिस्कशन। और अगर हम यहां बात करते हैं x बराबर -5 की, लेट से, तो क्या चेंज आएगा? या x बराबर -6 कर लो, थोड़ा सा अलग सा दिखे कुछ। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है x बराबर -6,
तो ये क्या होगा, सेम लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यहां पर अगर आपको ये वैल्यू प्लॉट करनी है तो आपको मान लेते हैं ये -6 है, -6,0, और यहां पर ये लाइन आपकी बन जाएगी। तो ये हो गया आपका x बराबर -6 की लाइन, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर आपको कभी दिया जाए x बराबर a और ±a, where a is not 0, then the line will be parallel to y axis. समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है। तो अब मैं एक और पॉइंट लिखता हूं और इससे दो चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। और वो ये लिखूंगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है y इज इक्वल टू ±b, y इज इक्वल टू ±b, कुछ लोग कह रहे हैं इफ y isn't given how can we assume the value of, who is saying you to assume the value of y? If you assume the value of y it becomes a point. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो x कोऑर्डिनेट अगर फिक्स है तो वो क्या होगा, वो होगा सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, दैट इज अ लाइन। ठीक है, दैट इज अ लाइन। अगर मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू +-b, आपको पता है ये कितनी लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स हैं। एक यहां पर आपका जो कि ब्रैकेट में b इज मोर देन 0, और ये जो लाइन आपकी बनेगी, अगर आपने कहा y को फिक्स कर रखा है, लेट से अगर आपने y को फिक्स कर रखा है तो देखो ये जो लाइन होगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिक्स है तो आप y कोऑर्डिनेट अगर फिक्स कर दिया तो y की दिशा में मूव नहीं कर सकते हो, x की दिशा में आप मूव करोगे तो y बराबर क्या बनेगा, b, और यहां ये क्या बनेगा, y बराबर -b। क्या बनेगा आपका, y बराबर -b। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको मान लिया ऐसे दिया +-b, तो y इज इक्वल टू +-b क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैंने आपसे ये पूछा और आपने ऑप्शन बोला ये ए लाइन b, टू लाइन्स, two lines parallel to x axis, क्या करेक्ट है, बी ऑप्शन। y इज इक्वल टू +-b एक लाइन नहीं है, देयर आर टू लाइन्स। ठीक है, देयर बेसिकली टू लाइन्स, क्योंकि y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू -b, ये दो रेखाएं हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो ये ध्यान रखना है कि कब ये एक लाइन है कब दो लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल हैं और x एक्सिस के भी पैरेलल हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपका बदल ही नहीं रहा है। तो y कोऑर्डिनेट अगर आप नहीं बदल सकते हो तो आपको माइग्रेट कैसे घूमना पड़ेगा, यू हैव टू गो ऑन द x डायरेक्शन ओनली, आपको x की दिशा में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको कुछ लिखने जा रहा हूं और आपको बताना है फाइंड एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर formed by two lines, formed by lines x is equal to ±a and y is equal to ±b। अब समझ में आ रहा है आपको कि x बराबर +-a is two lines, y is equal to +-b is two more lines। तो ये चारों लाइंस जो एरिया फॉर्म करेंगे उसका एरिया आपको बताना है क्या होगा। सो आपको हो गया, ये हो गया मेरा प्लेन, x बराबर +-a अगर मुझे बनाना है तो ये होगा x बराबर a, ये बराबर होगा x बराबर -a, x बराबर -a, यहां लिखो आप x बराबर -a और x बराबर a। एज्यूमिंग a एंड b आर पॉजिटिव, अगर उनको आप पॉजिटिव नहीं भी मानते हो तो भी चलेगा। ठीक है, बट लेट मी डिफाइन इट एंड मेक इट a मोर देन 0 एंड b मोर देन 0 टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। फिर मैंने कहा आपसे कि y इज इक्वल टू b है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू b, और ये क्या हो गया मेरा y इज इक्वल टू -b।
क्या ये रेक्टेंगल होगा? यस, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइंस हैं तो ये रेक्टेंगल बनेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री बनने वाला है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये लेंथ तुम्हारी कितनी हो गई? 2a। ये लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी? 2b। एरिया कितना हो गया? एरिया तुम्हारा हो गया 4ab। एरिया तुम्हारा कितना हो गया? 4ab। ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आप सारे कोऑर्डिनेट लिख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट होगा आपका a, b, ये कोऑर्डिनेट आपका होगा a, -b, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? -a, -b, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? -a, b। ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट। फाइन, ओके। समझ में आया सभी को? तो आप बेसिक लाइन समझ गए हो एटलीस्ट कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, आप कम से कम बेसिक चीजें समझ रहे हो। ओके, मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं। चलो इस सवाल का उत्तर दो। इन एक्स वाई प्लेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट, या फिर 2 पॉइंट्स, या फिर सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, या फिर पैराबोला? बताओ। ओके, पैराबोला। कितने लोग कह रहे हैं कि पैराबोला है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है ना तुमको मैंने, है ना? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैंने पढ़ाया ना एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक पैराबोला होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुई भैया? एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो डिग्री 2 है कि नहीं है? डिग्री यहां 2 हो गई ना। अब डिग्री अगर यहां 2 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन कहां है कि लाइन मिलेगी आपको? कितने लोग कह रहे हैं कि अभी भी आंसर सी है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आंसर डी है? छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े बड़ों का दिमाग हिला देते हैं। हाँ जी। सो द राइट आंसर हियर इज सॉरी, सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। यू से वाई। देखो तुम्हारा कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और ये एक्स क्या है? आप कहोगे इसका सिंपल सा मतलब होगा कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी। तो आप कहोगे एक्स की वैल्यू आप चाहे +2 रख लो या -2 रख लो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो जब हम एक्स स्क्वायर बराबर 4 ऐसे बोलते हैं
वी टॉक अबाउट लेट अस से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये पैराबोला तभी नहीं होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, समझना। वहां ये 2 पॉइंट्स होते हैं। जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है तो मैंने कहा था अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये पैराबोला होता है। लेकिन वहां भी अगर आपने एक्स स्क्वायर को 4 रख दिया है तो x4 कहां कहां होगा? एक तो आपका होगा सिंपली, आपको अगर ध्यान हो जब मैंने ये चीज पढ़ाई है आपको, आप सब भूल गए हो, अच्छी बात नहीं है। ये आपका पैराबोला, मैंने कहा मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। ये पैराबोला जब है जब हम इस फॉर्म में देखते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस। लेकिन जब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो वहां पर 2 पॉइंट निकल के आते हैं आपके, आपको ध्यान होना चाहिए। वो आता है x की वैल्यू आपका आता है +2 और एक आता है x की वैल्यू -2। क्या आता है आपका? x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2। बट वो था तुम्हारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या होता है कि x एक वेरिएबल होता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वहां क्या होता है? वेरिएबल होता है। एलजेब्रा में x बराबर 2 का मतलब क्या हो गया कि एक x है उसका मान 2 है, राइट और नॉट? एलजेब्रा में अगर x की वैल्यू 2 है इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल x है, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 2 की वैल्यू ले रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो वहां पर ये रूट्स आपके ऐसे हो जाते हैं +2 और -2 x की वैल्यूज, 2 वैल्यूज मिलती हैं। वो ये एक्सप्रेशन इज नॉट ए पैराबोला, x बराबर 4, x बराबर 4 इज नॉट पैराबोला। एक्स स्क्वायर बाई 4 देयर इज +2 एंड -2 की इस पैराबोला की वैल्यू +2 और -2 कब है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं तो आपको मालूम है कि यही 2 चीजें जो x बराबर +2 है और x बराबर -2 है, ये खुद में एक लाइन हो जाती है। x बराबर 0 अलजेब्रा में क्या है? एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, लेकिन x बराबर 0 कोऑर्डिनेट में क्या है? पूरा का पूरा y एक्सिस से एक लाइन है। इसलिए अगर x बराबर +-2 आपका कैलकुलेट होकर आया तो ये आंसर ये है C, सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। ओके, समझ में आया कि नहीं? दिस इज सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, इट हैज नथिंग टू डू विथ पैराबोला। वहां भी अगर मैं बात करूं एलजेब्रा में कि x बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4 क्या है? पैराबोला मत बोल देना, गलत हो जाओगे, वो y बराबर एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का मतलब है x की वैल्यू +2 या फिर -2, तो आप कहोगे कि वेरिएबल x कैन हैव 2 वैल्यूज, इधर +2 और -2। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का मतलब वहां ये होता है एलजेब्रा में। कोऑर्डिनेट में x बराबर +2 विल रिप्रेजेंट ए लाइन, x बराबर -2 विल आल्सो रिप्रेजेंट ए लाइन, सो +2 एंड -2 मीन्स इट विल बी सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। अगर हमको और प्रिसाइज होना है तो हम बोल सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस, और जो भी किसके पैरेलल हैं? पैरेलल टू y एक्सिस, इन केस यू वांट टू राइट, तो पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो कंडीशन मैंने अलजेब्रा की बात करी थी, ये इसको नोट कर लेना और ये लिख लेना कि इसका पैराबोला से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं? ओके फाइन, चलो देखो, आपको जब कोऑर्डिनेट में आना है ना, then x इज इक्वल टू 0 इज नॉट x इज इक्वल टू 0, इट्स ए लंबी सी लाइन, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। चलो इतना हो गया, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा कुछ और बेसिक चीजों पर। तो मैं अभी लिखने जा रहा हूं यहां पर कुछ पॉइंट्स, उनको आपको ध्यान से देखना है। तो देखो अभी क्या लिखने जा रहा हूं कि लेटर से मेरे पास एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई, और ऐसा लिखो P1 एक पॉइंट लो आप x1 कॉमा y1, और P2 एक पॉइंट आप लो x2 कॉमा y2। बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम प्लेन, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, राइट? Yes, y is equal to x square minus 4 is a parabola because there you have a variable y which is dependent on x. So it is set of points that will give you parabola. But x square barabar 4 is not a parabola. And y is equal to x square minus 4 is not a parabola when we talk about coordinate geometry.
दैट इज इन अलजेब्रा। यहां क्या होगा ये तुम आगे समझ पाओगे, यहां का रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग है भैया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफरेंट देन अलजेब्रा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, वहां पर क्या है, वहां पर आपका क्या है, इट इज पैराबोला। यहां क्या है अभी आपको मालूम नहीं, ठीक है। अभी यहां देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। आपने कहा पहले एक काम करो, फर्स्ट लेट अस मेक दिस, ये तुम्हारा 0,0, लेट अस से मेरा पॉइंट P1 यहां पर है, और ये P1 पॉइंट मेरा क्या है, x1, y1, और यहां पर मेरा पॉइंट है लेट से P2 विच इज x2, y2। मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो मुझे निकालना है ये डिस्टेंस, इसको मैं d से डिनोट करता हूं। ये कैसे निकलेगा, अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस P1 पॉइंट में चलूंगा x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो मेरा y कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसे चलूंगा इसके पैरेलल, यहां तक जाऊंगा, फिर मैं उस पॉइंट तक पहुंचूंगा कि जिस पॉइंट से बिना x कोऑर्डिनेट को चेंज किए अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं पहले x1 से यहां आया, जो कि है मेरा क्या, x2, y1, x2, y2 तक। x1 से चला x2 तक आया, तो मैं x2, y1 तक पहुंचा, मैंने y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया है, मतलब मैं x एक्सिस के पैरेलल चलकर आया हूं। फिर मैं यहां से x कोऑर्डिनेट को नहीं चेंज कर रहा हूं, x2 सेम है, और मैं y में y1 से y2 जा रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो मेरी दूरी है, ये पॉइंट P1 हो गया, ये पॉइंट मेरा P2 हो गया, और इस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए बोल दो लेट से A। तो आप मुझे बताओ कि P1 A की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे P1 A की वैल्यू क्या होगी, ये होगी x2 माइनस x1 होगी। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP2? AP2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, आप कहोगे y2 माइनस y1, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट y1 है और यहां पर y कोऑर्डिनेट y2 है, तो केवल चेंज y कोऑर्डिनेट में आया है, तो दूरी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो y2 माइनस y1। अब मैं कहूंगा कि d क्या होगा, तो आप कहोगे d की वैल्यू सिंपली क्या हो गया, पाइथागोरस लगा दो, तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और x2, y2, तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक चीज आप और पूछ सकते हो कि सर लेकिन आपने तो यहां पर दोनों पॉइंट्स को पहले कोऑर्डिनेट में ही एज्यूम किया है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग कोऑर्डिनेट में होंगे तो क्या होगा। देखिए कोऑर्डिनेट में जब हम कभी भी x1 और y1 लिख रहे हैं, तो x1 और y1 में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन हमने लिखा ही नहीं है अभी। कोई भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्लस या माइनस साइन देना पड़ता है। तो अभी मैंने सिर्फ जब x1 और y1 लिखा है तो इसका साइन अभी पता ही नहीं है, न्यूट्रल है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तो सवाल में बताया जाएगा। तो मान लिया आपने कहा कि मेरी वैल्यू ये है 3 और 4, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको बेहतर समझ में आएगा कि यही फॉर्मूला हर जगह काम क्यों करेगा। आपने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट है लेट से 3 और 4, और एक मेरे पास पॉइंट है कुछ इस तरह से, जो आपको बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से देखना है। तो ये हो गया आपका 7 और 3, ठीक है, 7 और 3। और 7,7 लेट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे दूरी निकालनी है। तो आपको ये तो चलो समझ में आ रहा है कि यहां पर ये वैल्यू मेरी हो गई, x का डिफरेंस निकाला 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, और y का डिफरेंस निकाला 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरी आ गई 5 के बराबर, ठीक है, 5 के बराबर आ गई। अब यही फॉर्मूला इस केस में कैसे काम करेगा, लेटेस्ट से मैंने कहा कि ये वैल्यू है मेरी 6,8, एक पॉइंट है P1 6,8, और एक मैं पॉइंट लेके जा रहा हूं लेट से मैंने कहा वो पॉइंट है मेरा P2, और P2 जो पॉइंट है मेरा, राइट, P2 जो मेरा पॉइंट है उसकी जो वैल्यू दी हुई है आपकी, वो मान लिया मुझे दिया है -4, ओके, -4, यहां पर लेते हैं -4 और -4, ध्यान से देखना, -4 और -4।
-16 कर लो, कहीं यहाँ कहीं है नीचे, लेट से -4 -16। अब देखो यही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे और देखेंगे वैल्यू सही आएगी कि नहीं आएगी। सो डी की वैल्यू आपकी क्या होगी, अगर आप x2 - x1 करोगे तो 6 - -4 ये बनेगा 10 का स्क्वायर, प्लस 8 - -16 बनेगा आपका 24 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी जो वैल्यू है 26 का स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू 26 आ गई। अब सवाल ये है कि ये सही है या नहीं, तो आप देखो ध्यान से, आप एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ो, फिर आप ऐसे ऊपर की तरफ जाओ, तो यहां पर देखो -4 से लेके और +6 तक आने में आप कितना चले दूरी, 10। यहाँ -16 से लेके 8 तक चलने में कितना चले आप, 24। क्या ये दूरी 26 आ रही है, यस। तो जब हम कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं x2 और x1, तो जब हम साइन के साथ उन वैल्यूज को लिखेंगे तो दिस विल गिव यू द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने यहां इन वैल्यूज को x कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट में लेके एज्यूम भी किया था, ये हर कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू होगा, वैलिड होगा, क्योंकि जब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, x1 को नेगेटिव करेंगे, y1 को नेगेटिव कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू को हम कहेंगे x1 -4 है, y1 मेरा -5 है। तो जब वैल्यूज आप रखोगे तो वो कोऑर्डिनेट अपने आप चेंज होते रहेंगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, आपका एक पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, दूसरा किसी में भी हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले को लगाने में लोगों को क्या होता है, अत्यंत ही कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कहेंगे 6 - -4 8 - -16, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है ना, तो कोऑर्डिनेट को साइन के साथ लिखना होता है। तो इसको कैसे आप समझ सकते हो, हाउ यू कैन कैलकुलेट इट प्रीटी फास्टर। देखो, एक तो आपको समझना है कि यहां स्क्वायर निकालना है, तो अगर मुझे यहां स्क्वायर निकालना है तो ये अंदर 4 आए या -4 आए, बात तो एक ही है। यहां मुझे फिर इसका भी स्क्वायर निकालना है, 3 आए या -3 आए, उसका मतलब नहीं है। तो अब आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मुझे दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो x2 - x1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों मान लिया नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। अगर दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो भी सबट्रैक्ट होगा। तो अगर मैंने कहा कि मेरा यहां x1 6 है और x2 -4 है, जब दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे तो ये बेसिकली जुड़ जाएंगे, और जब दोनों के साइन सेम रहेंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबट्रैक्ट होना है। और मैग्नीट्यूड जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हम साइन को भूल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे यहां 6 और -4 दिख रहा है, जब साइन अलग अलग है तो ये क्या होगा, ये जुड़ेगा। अब चाहे ये -4 और 6 हो, चाहे ये -6 और 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है 10 से 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो -10 आए या +10 आए, स्क्वायर होना है, तो बात तो एक ही है। तो जब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और सारे पॉइंट पता है, तो आप कैसे करोगे, आप अगर x2 x1 दोनों सेम साइन के हैं, प्लस हैं, तो घटेंगे, उनका डिफरेंस निकाल लो। माइनस है तो भी उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। लेटर से मैंने आपको दिया कि मेरे पास एक P1 पॉइंट है, ये -3, -4, और मेरे पास एक P2 पॉइंट है जो है मेरा -7, -1। लेटर से ये सवाल है, तो आप क्या करोगे। अब आप कहोगे जब साइन सेम है, माइनस माइनस, तो हमें इनका डिफरेंस चाहिए बस मैग्नीट्यूड का, 4 का स्क्वायर। यहां पर क्या है, साइन सेम है, 4 और -4 -1 सेम साइन, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर, उनका डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, आंसर हो गया 5। लेटर से आपने कहा कि मेरे पास P1 पॉइंट है, वो है -3, 5, ठीक है, और जो मेरे पास P2 पॉइंट है, मेरे पास वो है -7, 2। क्या करोगे, आप कहोगे सेम साइन सबट्रैक्ट होता है, मैग्नीट्यूड 7 - 3 4 आ जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा। यहां 5 2 सेम साइन सबट्रैक्ट होता है, 3 स्क्वायर आएगा, ये भी 5 आएगा। ठीक है, लेटर से आपने कहा मेरे पास P1 है, ये वैल्यू है मेरी -4, 8, और एक वैल्यू मेरे पास है P2, यह है आपका +6, -16। ये माइनस ये प्लस, साइन अपोजिट है तो ये जुड़ेंगे मैग्नीट्यूड में, 6 4 10 बनेगा, 10 का स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस, साइन अपोजिट जुड़ेंगे, 24 का स्क्वायर, 26 आ गया।
तो ये नोटेशन अगर आप ध्यान रखते हो, इट विल बी इजी फॉर यू टू अप्लाई रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन 6 माइनस -4 -16 -8, नो, लाइक दिस। सेम साइन, उनका मैग्नीट्यूड घटेगा, अपोजिट साइन मैग्नीट्यूड जुड़ेगा, बस दोनों का स्क्वायर करके निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट दिए हैं तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं अब बात करूंगी नहीं होना चाहिए, करूंगा, सॉरी ठीक है, बात करूंगा लाइन की। देखो मैं लाइन के बारे में सोच रहा था, लाइन इज स्त्रीलिंग ना, इट्स फीमेल, सो उस लाइन की वजह से इट बिकेम लाइक दैट। तो ये लाइन ने बोला था, ठीक है, मैंने नहीं बोला था। वैसे होता है, जो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती ना वो मिक्स करते हैं सब, बड़ा मजा आता है उनसे बात करने में। तो जैसे आप किसी ऐसे लोगों से बात करो जिनको हिंदी नहीं आती है सही से, तो वो ऐसे ही करते हैं कि मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो हिंदी बोलने की जब कोशिश करता है तो यही होता है उसके साथ। तो अभी मैंने उसके साथ कुछ समय बिताया है परसों, उसी का असर है, ठीक है। तो बोला था मैं खाना खाऊंगी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एनीवे लेट्स, ऑलराइट, सो लेट अस कम टू द लाइन। अच्छा, लाइन कैसे बनता है आप बताओ जरा, लाइन कैसे मिलेगा? लाइन बनता है आपका 2 पॉइंट को जोड़ने से। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं और उन 2 पॉइंट को आप जोड़ोगे तो उससे क्या लाइन बन जाता है? नहीं, उससे बनता है लाइन सेगमेंट। तो अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया P1, बहुत ध्यान से देखना, P1 एक पॉइंट दिया और मैंने आपको एक पॉइंट दिया P2, इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको लाइन नहीं मिलती है, ये एक लाइन सेगमेंट है। हमने अभी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाली, ठीक है, कि लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी होती है। अगर ये x1, y1 है और ये हमारा क्या है x2, y2 है, तो हमने ये बोल दिया कि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है d, वो है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और देखना, ये जो d की वैल्यू आपकी निकल के आई है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको जरा इत्मीनान से देखो। इसको हम किसी भी तरीके से लिखें गलत नहीं है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो फर्क पड़ता ही नहीं है। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि कभी ऐसे ही पूछ ले कि 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 है, बताओ उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और आपको ये कहीं ना दिखे, हो सकता है ये दिखे, तो ये भी सही है। अंदर में ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लिया मैं इसको ऐसे लिखूं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस मैं आपका यहां पर लिखूं y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। या मैं इस d की वैल्यू ये लिखूं कि यह है मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहां पर मैं उल्टा कर दूं y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये मत बोल देना कि ये गलत है, ये चारों चीजें क्या हैं, सेम है। तो ये धोखा आपके साथ हो सकता है कि एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा बदतमीजी करे आपके साथ और वो आपको ऐसे ही लिख के दे दे, ऑलराइट, ओके, ऐसे बोल के दे दें, क्लियर है नॉट, कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दे कैन चेंज द ऑर्डर, कहेंगे बताओ 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। अब कई महान प्राणी लोग को ये नहीं दिखेगा तो बोलेंगे सवाल गलत, बाहर निकल के शोर शराबा मचा देंगे, कहेंगे सवाल ही गलत आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला का। इट कैन बी एनीथिंग लाइक दिस, राइट, बिकॉज द वैल्यूज डज नॉट चेंज, तो यू कैन राइट एनीथिंग, सारी वैल्यू सेम है। समझ में आया कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। x1, y1 और x2, y2 d की वैल्यू आपकी, लेकिन अभी ये सिर्फ लाइन की लेंथ निकाल पा रहे हो तुम। सवाल यह है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं कि मुझे जो आपने 2 पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंट से जो बनने वाली, क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो एक ही होती है,
2 पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको आप एक्सटेंड कर दो। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है वो यूनिक होती है। तो मैं आपको समझाता हूं कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जरा इसको ध्यान से समझो प्लीज। वाई इन दिस डिस्टेंस यूनिट इज नॉट देयर। देखिए डिस्टेंस यूनिट लिख सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट देन यू हैव टू डिफाइन इट। तो यूजली क्या होता है, वो पॉइंट जब देंगे आपको तो वो डिस्टेंस की यूनिट नहीं लिखते हैं, वो सीधे बोल देंगे डी की जो वैल्यू है वो आएगी 5 यूनिट, ऐसे कर देंगे यूनिट की, यूनिट जो भी हो उसी यूनिट में डिस्टेंस आ जाएगी। सो कोऑर्डिनेट में यूजुअली ये नहीं लिखा जाएगा कि कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है कि x, y 1, 2 है तो हम बात कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की। इट कैन बी रिटन लाइक दैट। अगर हम बोलें कि भाई हमने जो कार्टेशियन प्लेन लिया है उसमें जो भी हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं उनका जो डिस्टेंस मेजर है वो सेंटीमीटर है, तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। बट अगर कुछ नहीं दिया होता है तो ऑप्शन आपका ऐसा आएगा कि 5 यूनिट, मतलब कोई भी यूनिट हो उस यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस आप प्लॉट करोगे दे विल बी हैविंग सेम यूनिट, तो उसी यूनिट में आपका आंसर भी आ जाएगा 5 यूनिट। अगर वो सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो यूजुअली ये नोटेशन यूज होता नहीं है, ठीक है। वहां पर डायरेक्टली आपका सिंपली कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं कि भाई जो भी है, सेंटीमीटर वाला स्केल है, मीटर वाला स्केल है, डेसीमीटर है, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर आपसे ये द नॉलेज ऑफ द कोऑर्डिनेट जो आपसे टेस्ट कर रहे हैं, यहां पर आपका मीटर सेंटीमीटर की नॉलेज चेक नहीं हो रही है। अंडरस्टैंड, इसका लॉजिक डिफरेंट है। ये आपसे टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि डिस्टेंसेस के लिए तो वो आपसे बहुत जगह पर उसकी टेस्टिंग कर चुके हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इट इज अबाउट ऑल आर हैविंग सेम यूनिट्स in the same points that we have mentioned, but it can be given, usually it is skipped। तो यहां आओ, अब देखो आपको बता रहा हूं मैं कि कैसे एक लाइन को आप फिक्स कर सकते हो। उतने तरीके होंगे लाइन की इक्वेशन लिखने के। एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, मैं आपको एक लाइन दूं, थोड़ी देर के लिए समझना, कोऑर्डिनेट में एक लाइन ऐसी है, राइट। तो इस लाइन में आप कहोगे अगर मुझे ये एंगल तुम बता दो कि एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल बना रही है, और तुम मुझे ये बता दो कि ये लेंथ कितनी है, तो क्या लाइन फिक्स हो जाएगी? यस। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं ये बता दूं कि एक लाइन है मेरे पास, वो मान लिया एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी। यू ड्रॉ ऑल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस, यू विल गेट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, यानी लाइन फिक्स नहीं हुई। लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे कुछ और बताना पड़ेगा। मैं अगर ये फिक्स कर दूं कि ये y की दिशा में इतना पोर्शन काटेगा, लाइन फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि हर एक लाइन जो इसके पैरेलल है, वो देखो ध्यान से, जो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस हैं, वो y पे जो काट रहे हैं पोर्शन, दैट इज डिफरेंट। अगर मैं वो पोर्शन फिक्स कर लूं तो आपको एक लाइन की, फिक्स लाइन की इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस पोर्शन को हम बोलते हैं c, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये जो आपकी एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, मैं अभी बताऊंगा कि क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी। मैं आपकी पॉसिबिलिटीज खोल रहा हूं कि कैसे कैसे लाइन की इक्वेशंस बन सकती हैं। एक दूसरा, आप कहोगे सेम केस में आप ये भी तो सर कर सकते हैं कि अगर आपने मुझे ये दे रखा है कि ये एंगल कितना है, थीटा है मान लिया एक्स एक्सिस से, ये लाइन बना रही है, तो इनफाइनाइट लाइंस हो गई। अब आप एक काम करो, आप मुझे एक पॉइंट भी बता दो यहां पर जिससे ये पास हो रही है। लेटर से आपने बोला कि आपने मुझे एक पॉइंट भी बता दिया कि ये लाइन x1, y1 से भी पास होती है, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है, और एक पॉइंट भी मैं अगर आपको बता दूं कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी पास हो रही है, आप बताओ ये लाइन फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, बट वो वाली लाइन जो एंगल थीटा बना रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है x1, y1 से, लाइन आपकी फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? यानी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे एक्स एक्सिस से एंगल पता हो और y पे काटने वाला इंटरसेप्ट मालूम हो तो लिख सकता हूं मैं फिक्स लाइन। यहां पर मुझे इंटरसेप्ट पता हो, सॉरी एंगल पता हो, और मुझे ये पता हो कि ये किस पॉइंट से पास हो रही है, तो भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। तीसरा, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, ठीक है, बताओ मुझे,
अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिया है तो क्या लाइन आपकी फिक्स है? यस इट इज। अगर कोऑर्डिनेट में 2 यूनिक पॉइंट मुझे मालूम है और मैं उनको ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन मिलेगी वो लाइन फिक्स है। यानी अगर 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो भी हम लाइन की इक्वेशन 100% निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मेट आपको दिखे। अब मैं आपको चौथा फॉर्मेट दिखाता हूं जिसमें आपको महसूस होगा कि आप लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हो। अगर मैं कोई लाइन ऐसे बना दूं और मैं बता दूं कि ये एक्स एक्सिस पे कितना काट रही है और वाई एक्सिस पे कितना काट रही है विद डायरेक्शन, विद कोऑर्डिनेट, कि पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। ठीक है, मैंने बोला कि ये एक्स में ए काट रही है पॉजिटिव साइड में और वाई में बी काट रही है पॉजिटिव साइड में, क्या आपकी लाइन फिक्स हो गई? यस। तो ये भी आपका एक लाइन का इक्वेशन दे देगा। सो आर यू गेटिंग द पॉसिबिलिटीज विच कैन जनरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स और नॉट? यस, फाइन। और भी पॉसिबिलिटी बताता हूं, 5वीं पॉसिबिलिटी। लेट अस से मैंने आपको एक लाइन दे दी, कि मेरी ये लाइन है और ये इसकी इक्वेशन में पकड़ा दूंगा तुम्हें, गिवन है लाइन, एक लाइन होगी उसकी इक्वेशन गिवन होगी। फिर आपको मैं बोल दूं कि मेरे पास एक दूसरी लाइन है जो इसी के पैरेलल है। अब आप कहोगे एक गिवन लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। अब मुझे अगर इसको फिक्स करना है तो मैं कैसे करूं? इसके पैरेलल एक लाइन दे दी मैंने तो देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस, लेकिन मुझे अगर फिक्स करना है इसको तो फिर मैं कुछ भी एक चीज दे दूं कि आपको ये बता दूं कि ये वाई पे कितना काट रहा है, ये बता दूं ये एक्स पे कितना काट रहा है, या फिर मैं एक पॉइंट आपको दे दूं जिससे ये पास कर रहा है x1, y1 से। तो कैन यू कैलकुलेट इस वाली लाइन का इक्वेशन? यस, आई कैन कैलकुलेट। ऐसे ही मैंने आपको दिया कि भाई मेरे को एक लाइन दी हुई है ऐसे, ये गिवन होगा आपको, और मैं बोलूं कि मुझे एक लाइन है उस जो इसके परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे ये लाइन पता है तो मुझे मालूम है कि भाई इसके परपेंडिकुलर देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। अब लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि इसके जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है x1, y1 से, क्या वो लाइन फिक्स हो गई? यस। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो पहले तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या पता होगा। तो इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे, फिर अच्छा उस लाइन को फिक्स करने के लिए क्या करना है। These gives you the possibility of different ways of writing line का इक्वेशन। समझ में आया? डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग लाइन का इक्वेशन, तो इससे डिफरेंट वेज ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड। तो चला देखते हैं सवाल को, मतलब एक एक चीज करके निकालते हैं। बट बिफोर आई मूव, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये लाइन मेरी दी हुई है, लेट्स से एक लाइन मुझे दी हुई है, एक्स वाई में, ठीक है, और यहां से जो एंगल मेजर करना है आपको ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कोऑर्डिनेट में देखिए बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो पॉजिटिव एक्स कौन सा है, नेगेटिव एक्स कौन सा है, पॉजिटिव वाई कौन सा है, नेगेटिव वाई कौन सा है, पॉजिटिव थीटा कौन सा है, नेगेटिव थीटा कौन सा है। तो यह ध्यान रखना कि एंटी क्लॉकवाइज, यहां बात कर रहा हूं जो एंगल थीटा की, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव एंगल है, इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव थीटा। अब एक टर्म मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, उस टर्म का नाम है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है, स्लोप बोल सकते हैं इसको हम डिनोट करेंगे m से, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रवणता। m तो m हमने एक टर्म डिफाइन किया अभी प्रवणता, जिसको हम बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू tan थीटा, जहां पर थीटा क्या है। तो कोई भी लाइन हम उसका थीटा अगर फिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर लाइन का फिक्स कर रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल बना रही है। ऐसी इनफाइनाइट लाइंस होंगी, आपको मालूम है। तो उस थीटा को यूज करके हमने, अब थीटा को हम नहीं चाहते हैं लिखें 60 डिग्री 75 डिग्री, तो हमने एक टर्म डिफाइन किया जो सीधा थीटा पे डिपेंडेंट है, उसको हमने बोल दिया m, विच इज tan थीटा। तो m आपका tan थीटा के बराबर हो गया, जिसको हम बोलेंगे प्रवणता।
अब जरा एक चीज बताओ मुझे, इस लाइन की इक्वेशन मुझे लिखनी है, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा? आप कहोगे देखो ऐसा करो कि इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लो और उस पॉइंट का नाम है x, y। इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया, क्या? x, y। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि अगर मैंने एक पॉइंट इस लाइन पे लिया जो कि है x, y, और ये आपका वैल्यू हो गया tan थीटा, जो भी आपको दिया है, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखने का मन हो रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। ये इंटरसेप्ट मान लिया मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि ये इंटरसेप्ट क्या है, c से डिनोट कर रहा हूं। अगर नेगेटिव होगा तो c की वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगा तो c की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट? तो ये इंटरसेप्ट जो है मैं c से डिनोट कर रहा हूं। तो क्या इस पॉइंट की वैल्यू आपकी 0, c हो जाएगी? आप कहोगे यस, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट होगा जो यहां पर y एक्सिस पे पड़ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, c। तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं इसको आप बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है? बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से आपको इस केस को समझना पड़ेगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको ये बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो स्लोप आपने कहा tan थीटा के बराबर है, m की वैल्यू हमने कहा tan थीटा के बराबर है, और फिर आपके सामने ये कुछ चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, ऑलराइट, दैट इज रिटन। अब इस लाइन की इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाए? हाउ डू वी राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, राइट? हाउ डू वी राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? कैसे लिखें? देखो, इसको 0, -c मैं नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के। यहां जो c है इट इज लाइक कोऑर्डिनेट x, y। तो c अगर नीचे है तो वो अपने आप नेगेटिव होगा, है ना? आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अभी मैंने c इसलिए लिखा है कि ये ऊपर भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको सिंपली 0, c लिख रहे हैं। ओके, फाइन। सो देखो, y इज इक्वल टू tan थीटा। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ईमानदारी से। जैसे मैंने कहा, पहले आप एक उस लाइन को इमेजिन करो जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी y पे कुछ इंटरसेप्ट नहीं बना रही है। तो आपने कहा कि ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और ये पॉइंट मेरा है x, y। तो जरा एक बात बताओ, आप बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे ये दूरी कितनी होगी x, और ये दूरी कितनी होगी तुम्हारी y। तो क्या तुम्हारा tan थीटा y/x हो गया? और क्या tan थीटा तुम्हारा m है? तो क्या तुम्हारा m y/x हो गया? यस। तो क्या तुम्हारा y इज इक्वल टू mx हो गया? आप कहोगे यस। सो y इज इक्वल टू mx वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप m है। तो आप इसको लिखोगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन having slope m। समझ में? y इज इक्वल टू mx। अब मैं यहां आ रहा हूं, अगर लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं होगी, ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx तो उस लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है। सो अगर ये ओरिजिन से पास होती है तो मैं अगर x को 0 रखूंगा तो y क्या होगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैं x को 0 रखूंगा तो y 0 हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी तो x 0 रखने पे y मेरा 0 नहीं होगा, ठीक है? y मेरा 0 नहीं होगा। तो इसको मैं y बराबर मान लिख दिया mx प्लस k लिख दिया, और इसी k को हम c बोलते हैं। कि अगर हमने x को 0 रखा तो उस समय x को 0 रखने पे y की जो भी वैल्यू आएगी, ये c, ये क्या है? y इंटरसेप्ट है, ठीक है? तो यहां पर आपको लिखना है कि ये c जो है ये आपका है y इंटरसेप्ट। क्या है ये है y इंटरसेप्ट c। और m क्या है आपका? यह है आपका स्लोप। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या हो गया आपका? इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। आप देखो ध्यान से, मैंने आपके सामने मान लिया दिया कि ए लाइन मेकिंग 30 डिग्री एंगल with x axis, a line is making 30 degree angle with x axis and y intercept is +5. Find equation of line. Option A. √3y is equal to x plus 5. B. Sorry. √3y is equal to minus x plus 5 √3. Y is equal to √3x plus 5. Y is equal to minus √3x plus 5. What is the answer? जल्दी बताओ। What is the answer? इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं? अंताखंड। बहुत मुश्किल है इसकी हिंदी बताना। नंबर और ईमेल आईडी क्लास में ना मांगे, क्योंकि आप एक को दोगे सबको मिल जाएगा, है ना। तो एक से बात करने चलोगे सबसे बात हो जाएगी तुम्हारी। तो कृपया अपना नंबर पोस्ट ना करें, ये इलीगल काम क्लास के पहले चैट में कर लिया करें जब मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। क्लियर? कितने लोगों को इससे समझ में आई कि आंसर इसका ए है? अब देखो, इसका आंसर ए भी है और इसका आंसर बी भी है। समझना इसको। जब हमने स्लोप को डिफाइन किया है m बराबर tan थीटा, तो हमने बोला है कि ये थीटा हमने एंटी क्लॉकवाइज वाला माना है। समझना इस बात को। दैट इज आवर एजम्पशन एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिराइव्ड एवरीथिंग। ठीक है, समझ में आया? y इंटरसेप्ट अगर आपको +5 दिया है तो वो साइन के साथ आपको दिया है कि 5 है। लेकिन यहां पर जब हमने बोला कि आपका एंगल x एक्सिस से 30 डिग्री है, वहां पर आपको डायरेक्शन नहीं दिया गया है। x से अगर 30 डिग्री है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 30 इधर चले जाओ, 30 इधर चले जाओ, नथिंग इज रॉन्ग इन इट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? ओके भैया, एक्स एक्सिस से तुम बोल रहे हो कि 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। एक बार आपका स्लोप निकाला आपने m, तो आपका आया tan 30 1/√3, और दूसरा जो स्लोप आपका हो सकता है tan ऑफ -30, क्योंकि आप क्लॉकवाइज मूव कर गए, नेगेटिव हो जाएगा, -1/√3। इसलिए इसका आंसर दोनों होगा। तो यूजुअली एग्जाम में जब ये प्रश्न कभी भी आएंगे तो ऑप्शन एक में ही लिखा होगा, बट ऐसे लिखा होगा √3y इज इक्वल टू +-x + 5√3, ऐसा दिया होगा ऑप्शन। तो इट विल गिव यू पेयर ऑफ लाइंस, एक्चुअली पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आर दे पैरेलल? नो, दे आर नॉट पैरेलल, पेयर ऑफ लाइंस। तो यहां पर ए और बी दोनों पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन
having slope m and passing through x1, y1। तुमने इसको रट रखा है मुझे मालूम है, बट अब आपको समझना है, कुछ रटना नहीं है। हम लाइन की इक्वेशंस को डिराइव करते जा रहे हैं। आपने कहा एक लाइन है, मेरा स्लोप मुझे पता है m है, तो ये थीटा है, लाइन का स्लोप क्या होगा, m बराबर tan थीटा। ठीक है, ये एक x1, y1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपने कहा ये पॉइंट है, मान लेते हैं x1, y1 जिससे पास हो रहा है, और ये वो जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, वो है x, y। तो मैं कहूँगा इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x, y1, यहाँ ये x1, x, y। अब जरा ध्यान से देखो कि ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस, जरा बताओ tan थीटा किसके बराबर है। आपको होगा tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर विच इज y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y माइनस y1 बटे x माइनस x1। इसी को क्या बोलते हैं, m बराबर हो गया आपका y माइनस y1 बटे x माइनस x1। ये इक्वेशन आपकी हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो गई उस लाइन की इक्वेशन जो जिसमें आपको एक पॉइंट दिया हो, ओके, when थीटा इज पॉजिटिव एंड y इंटरसेप्ट शुड बी नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं है, थीटा का कोई लेना देना नहीं है y इंटरसेप्ट से। y इंटरसेप्ट की y पे क्या काट रहा है, उसने दिया हुआ है +5, तो +5 काट रहा है बस। अब +5 +30 पे भी पॉसिबल है और -30 पे भी पॉसिबल है। आपको +5 काटना है ना। देखो, +5 काटने के लिए आप लेटेस्ट से कहते हो कि भाई मैंने ये वाला यूज किया, तो ये 30 डिग्री हुआ क्लॉकवाइज, ये +5 काट रहा है। +5 काट के आपको ये वाला इंटरसेक्ट मान लिया रखना है +5, यहाँ पर ये +30 एंगल है। दिस टू लाइन्स आर सॉरी, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि जब थीटा पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। नो, लुक इट, थीटा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट क्या होगा आपका पॉजिटिव, कैन थीटा भी नेगेटिव। भाई आपके कन्वेंशन में एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव है, तो अगर उसको आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आप उसको -थीटा बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो थीटा का रिलेशन स्लोप से नहीं होता है, इंटरसेप्ट से नहीं होता है। थीटा कुछ भी हो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। समझ में लाइन का इक्वेशन, एग्जाम्पल दे दें। देखो एग्जाम्पल लिखो, आपको मैंने स्लोप प्रोवाइड कर दिया, मान लिया थीटा आपको मैंने दे दिया एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x 60 डिग्री। थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x 60 डिग्री, और एक पॉइंट दे दिया 3,5। सो लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3,5। आपको बताना है इक्वेशन। अब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो कि y माइनस y1 विच इज 5, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। m की वैल्यू क्या हो गई आपकी tan 60। यहां पर tan 60 क्या होता है, √3। तो ये हो गया √3 इंटू एक्स माइनस x1 विच इज 3। तो यहां से लाइन की इक्वेशन आपको क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू √3x माइनस 3√3 प्लस 5। ये इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, देखिए स्लोप मैंने कहा m है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। m क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मैंने कहा अब हमने इस लाइन को फिक्स करने के लिए एक पॉइंट दे दिया, मान लिया कि ये लाइन x1, y1 पॉइंट से पास करी, तभी ये लाइन फिक्स हो पाएगी ना। केवल स्लोप m बोलने से इनफाइनाइट लाइंस मिलती हैं, पैरेलल लाइंस।
लेकिन हमने एक पॉइंट भी फिक्स कर रखा है कि x1 y1 से पास करेगा, तो मैंने कहा ये पॉइंट इस पे x1 y1 है। अब लाइन पे हमने जो जनरल पॉइंट माना है वो माना है x, y। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम स्लोप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस, कैसे? यहां से मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, मैंने कहा ये हो गया y माइनस y1, ये हो गया आपका x माइनस x1। तो tan थीटा जो कि स्लोप है वो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 के बराबर हो गया। तो ये क्या हुआ है? लाइन की इक्वेशन है। एक्स वाई जहां पर आपके चेंज हो रहे हैं, x1 y1 फिक्स है, m फिक्स है आपका। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो तीसरा केस। तीसरा केस जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं वो ये लिखने जा रहा हूं कि 2 पॉइंट्स मान लिया आपको दिए हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट आपको दिया है क्या? x1 y1, और एक पॉइंट आपको दिया है x2 y2, और आपको क्या करना है? लाइन की इक्वेशन निकालनी। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है आपको, देखना ध्यान से, जो आपने अभी किया है उसी का यूज करेंगे। ये पॉइंट है, मान लेते हैं x1 y1, और ये पॉइंट है आपका क्या? x2 y2। ऐसे बना लो। क्या ये जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप थीटा यहां से निकल सकता है? यस, थीटा निकल जाएगा तो tan थीटा निकल जाएगा। अब आप क्या करो, आप सीधे लिखो tan थीटा। सो व्हाट इज tan थीटा? जो कि आपका स्लोप है m। तो अगर 2 पॉइंट दिए तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ स्लोप कितना है। तो आप कहोगे जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इस ट्राइंगल से निकल जाएगा, आपका निकलेगा y2 माइनस y1। ये वैल्यू आपकी क्या आएगा? 2 पॉइंट आपको दिए हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ स्लोप कितना है, तो ये होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। मिला कि नहीं मिला? अब जो आपने पिछले केस में किया है, अब हमें स्लोप मिल गया कि नहीं मिल गया? यस। अब हमें स्लोप मालूम है और हमें यह भी पता है कि इस लाइन पे कौन से 2 पॉइंट हैं। मैं किसी भी एक पॉइंट को यूज करूं और स्लोप को यूज करूं तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं कि नहीं? तो अब वही लगाने जा रहे हैं, क्या? y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। क्यों? क्योंकि x1 और y1 क्या है? एक पॉइंट है इस लाइन पर। तो स्लोप और अगर एक पॉइंट पता हो तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर हमें क्या समझना है कि हमें यहां m ऐसे लिखना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में बढ़िया से रटा होगा, पर तब समझा नहीं था। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन ये भी है और इस लाइन की इक्वेशन आप अगर ये भी लिखते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर हम स्लोप और एक लाइन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो कि m है, और यहां पर x माइनस x2 है। अब हमने कौन सा पॉइंट यूज किया जिससे ये पास हो रही है? x2 y2। क्या दोनों केस में सॉल्व करने में ओके क्या इस दोनों केस को सॉल्व, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी? जरा बताओ। 2 इक्वेशन नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती है, इक्वेशन तो एक ही मिलेगी। करके देख लेना। आपने 10th में ये रटा, 10th में किसी ने नहीं बताया कि लाइन की इक्वेशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि लॉजिकली क्या कर रहे हो आप? एक पॉइंट और स्लोप का जो लाइन इक्वेशन का फॉर्म है वही यूज कर रहे हैं हम लोग। y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वहां पर वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 से। अभी तो हमारे पास लाइन जो दी हुई है वो 2 पॉइंट से पास, मुझे 2 पॉइंट पता है, तो मैं चाहे यहां y1 x1 यूज करूं या फिर मैं यहां y2 x2 यूज करूं, मेरी लाइन की इक्वेशन अलग अलग नहीं आ सकती है, सेम ही आएगी। आप सॉल्व करके घर पे जाके देखना। तो मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, ये है आपका 3, 5, और एक पॉइंट आपका Q है जो कि है आपका मान लेते हैं 5, 8। और मैंने कहा कि लाइन की इक्वेशन निकालो, जरा निकालो फटाक से लाइन इक्वेशन। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप m क्या होगा आपका? y2 माइनस y1 8 माइनस 5 बटे x2 माइनस x1 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। ये हो गया 3/2 आपका स्लोप आ गया। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, या तो ये लिखो या फिर इसको आप ऐसे लिखो y माइनस y2 बराबर m
x माइनस x2, नहीं मैंने गलत लिखा यहाँ 5 होगा तो यहाँ 3 जाएगा, x माइनस x1 ना, और यहाँ पर क्या बनेगा y माइनस 8, y2 लिया तो x माइनस x2 आएगा, 5 आएगा। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कुछ अलग आ रहा है क्या। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2y माइनस 10 बराबर 3x माइनस 9। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 मिला। 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करना जरा। 2y माइनस 8 बराबर 3x माइनस 15, 2y माइनस 16, तो ये बनेगा 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। क्या सेम आई? आना ही था, लाइन एक है तो अलग अलग इक्वेशन कहां से आ जाएगी। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको? तो बेसिकली ये जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ दे हैव कम इनटू पिक्चर। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको किसी भी फॉर्मूले को नहीं रटना, आपको समझना है कि अल्टीमेटली हमें लाइन को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए। वी नीड स्लोप, वी नीड सम पॉइंट्स, दैट्स इट, वी आर यूजिंग इट एंड देन वी आर गेटिंग द लाइन का इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक फॉर्मेट और आपको सिखाऊंगा, फिर आज की क्लास में छोड़ दूंगा, बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। ठीक है, एक फॉर्म आपका लाइन का ऐसा होता है विच इज नोन एज दिस, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ठीक है, अगर आप लाइन को इस फॉर्मेट में लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैंने कहा कि आपको मैंने दिया है यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये एक लाइन की इक्वेशन है। इसको आप रीराइट करोगे तो 6 नीचे आएगा, ये बनेगा x बाई 2 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1। तो ये जो फॉर्मेट है लाइन का, मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं कि जब लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हो कि राइट साइड में कांस्टेंट टर्म को 1 बना दिया जाए और इधर x अपॉन a और y अपॉन b है, a b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनता है वो ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ कि इस लाइन में अगर मैं x को 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x 0 रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट b आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट को अगर मैंने 0 किया तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? b आ गया। तो ये हो गया आपका 0, b हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये दूरी आपकी b के बराबर है? x को 0 रखने पे वो पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है जिसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 है उसके लिए y कोऑर्डिनेट b है। यहां पर अगर आप y को 0 रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल जाएगा? a 0। तो ये वो आपकी लाइन हो गई ऐसे, ठीक, और ये लेंथ क्या हो गई? a। तो अगर आप लाइन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दें x अपॉन a प्लस y अपॉन b, तो यहां पर जो a कहलाता है ये आपका होता है x इंटरसेप्ट या फिर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और ये क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। आप सीधा लाइन बना सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दी, बहुत ध्यान से देखना, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, लेट से मैंने कहा 30 के बराबर है। तो इसको अगर आप 30 को 1 बनाओगे राइट साइड में तो ये बनेगा x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 6 बराबर 1 बन गया। यहां 1 लाना है, -1 नहीं, +1 लाना है इधर। आप अगर इसको बनाने जाओगे तो कैसे बनेगी लाइन मैं दिखा रहा हूं। आपका x के नीचे +5 है, और हमेशा ध्यान रखना जो फॉर्मेट है वो आपको ये यूज करना है। x अपॉन क्या है, y अपॉन क्या है, राइट साइड में 1 बनाना है, -1 नहीं। -1 बनाओगे तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी, आपकी कंपैरिजन जो कर रहे हो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो x अपॉन 5 यानी x इंटरसेप्ट 5 है, x एक्सिस में 5 काट दो पॉजिटिव साइड में, और यहां जो y है ये माइनस लगा हुआ है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू y अपॉन -6 प्लस y अपॉन -6। तो y इंटरसेप्ट -6 का काटना है, ये हो गया। अब आपको बेसिकली 2 पॉइंट मिल गए, ये हो गई तुम्हारी लाइन, दिस इज द लाइन। लाइन को आप प्लॉट करके बता सकते हो कि ये मेरी लाइन है। क्लियर है? मेक सेंस और नॉट? यस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और उसका उत्तर आपको देना है। ओके, फाइंड
एरिया इनक्लोज्ड बाई, मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको एरिया इनक्लोज बताना है मुझे, ठीक है। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30, ओके। और एंड x एंड y एक्सिस। तो मैं पूछ रहा हूं कि एरिया इनक्लोज बता दो, एरिया इनक्लोज बता दो बिटवीन दिस लाइन और x और y एक्सिस के बीच में। सो फटाक से इस लाइन को प्लॉट करो। आपने कहा ये लाइन हो गई, ये दूरी कितनी हो गई आपकी 5, ये दूरी कितनी हो गई, अगर एरिया निकालना है तो सीधा लिखो, सॉरी ये दूरी 5 हो गई और ये दूरी कितनी हो गई 6 हो गई। और x एक्सिस और y एक्सिस, तो एरिया इनक्लोज क्या हो गया, ये हो गया। एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 6, 15 स्क्वायर यूनिट्स। ऑलराइट, सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे कल। टुमारो थियरी पार्ट विल बी ओवर, एक्चुअली विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस टुमारो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है अभी, आपको सबसे ज़रूरी है इसमें सीखना कि पैरेलल लाइन के इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दो लाइंस के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, काइंड ऑफ दैट कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे। हम देखेंगे रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं पॉइंट्स के, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, रिफ्लेक्शन अबाउट ए पर्टिकुलर लाइन, रिफ्लेक्शन अराउंड ए पॉइंट। तो ये है, कल का टाइम लग जाएगा थियरी में, कोशिश करेंगे कल थियरी खत्म हो जाए, हो जानी चाहिए, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कोऑर्डिनेट में आपसे कोई सवाल नहीं रुकने वाला है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इनसे आपको बोला जाता है कि भाई कोऑर्डिनेट निकाल दो सर्कमसेंटर का, कोऑर्डिनेट निकाल दो सेंट्रॉइड का, ट्राइंगल में वर्टेक्स दिया हुआ है कैसे निकलेगा, विल टॉक अबाउट दैट। सो कल इसका अभी लेकिन टाइम लगेगा इसकी थियरी कवर करने में, कोशिश करेंगे सवाल तक कल पहुँचे, नहीं पहुँच पाएंगे तो कल थियरी इसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो 8 AM, बाय बाय, थैंक यू।